तो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का F1 के यूनिट 4 का हम पहले क्लास में महात्मा गांधी के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे मारिया मोंटेसरी के बारे में। तो मारिया मोंटेसरी कौन थी? तो मारिया मोंटेसरी एक डॉक्टर थी। डॉक्टर मारिया मोंटेसरी विश्व के प्रमुख शिक्षा शास्त्रियों में एक है। इनका जन्म यूनान में 1870 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म यूनान में 1870 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रतिभाशाली थी कि मात्र 24 वर्ष की अवस्था में 1894 ईस्वी में विश्वविद्यालय से इन्होंने MD की उपाधि प्राप्त की थी। इन्होंने 24 साल की उम्र में ही क्या किया कि MD की उपाधि प्राप्त कर ली थी। मोंटेसरी प्रणाली शिक्षा के क्षेत्र में इनको अनुपम देन है। इनकी अनुपम देन है, बहुत सारी देन है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ही काम किया है, बहुत कुछ दिया है। जैसे कि ये डॉक्टर थी, तो डॉक्टर की परीक्षा पास करने के बाद उसी विश्वविद्यालय में उन्हें पिछड़े हुए तथा मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा का भार सौंपा गया। अपने इस कर्तव्य को उन्होंने सफलतापूर्वक निभाया और पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के संबंध में अनेक अन्वेषण किए। मतलब मारिया मोंटेसरी जिस विश्वविद्यालय से उन्होंने डॉक्टर की परीक्षा पास की, उसी स्कूल में उसको क्या किया गया कि उस पर बच्चों का भार सौंप दिया गया। पिछड़े हुए और मंदबुद्धि बच्चों का भार सौंपा गया और उसको मारिया मोंटेसरी ने बहुत ही अच्छे से, बहुत सफलतापूर्वक निभाया और पिछड़े हुए बालकों की शिक्षा के संबंध में भी बहुत सारे काम किए। मोंटेसरी ने शिक्षा को एक ऐसी प्रक्रिया माना है जो बालक को अपना स्वाभाविक विकास करने में सहायता देती है। मोंटेसरी का मानना है कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसी चीज़ है जो बालक को अपना एक अपना एक खुद की पहचान बनाने में, विकास करने में सहायता देती है। बालक के विकास के लिए उपयुक्त विकास होना अनिवार्य है और बालक के विकास के लिए विकास बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मोंटेसरी नाम का एक स्कूल भी खोला था जिसमें 3 से 7 वर्ष के बालक शिक्षा ग्रहण करते हैं। विद्यालय में बड़ा मैदान होता है जहां खेल द्वारा बालकों को शिक्षित किया जाता है। मोंटेसरी ने 1 से 5 कक्षा तक के लिए पाठ्यक्रम की रूपरेखा अंकित की है। बालकों की रुचि, क्षमता व आवश्यकता को अनुकूल पाठ्यक्रम का निर्माण होना चाहिए और बल्कि कई महापुरुषों का भी ये मानना है कि बच्चों को रुचि की, क्षमता, आवश्यकता के अनुकूल हम पढ़ाना चाहिए। इसी तरह मोंटेसरी ने भी यही बात कही थी। फिर कहा कि पाठ्यक्रम ज्ञान प्रधान न होकर क्रिया प्रधान होना चाहिए। मतलब कि पाठ्यक्रम में जो पढ़ाने का तरीका होना चाहिए वो डायरेक्ट ज्ञान देना नहीं, बल्कि उसको कुछ करके, उसको क्रिया करके उसको शिक्षा देना चाहिए ताकि उसे वो चीज़ याद रहे। बच्चों की व्यवहारिक ज्ञान तथा उन्हें वास्तविक जीवन के लिए तैयार करना और बच्चों को उसको व्यवहारिक आगे जीने के लिए और उन्हें वास्तविक जीवन जीने के लिए उसको क्या करना है, बच्चे को तैयार करना, इसलिए बच्चे को शिक्षा दी जाती है। उसके बाद आते हैं गीजू भाई बधेका। गीजू भाई बधेका जिनका जन्म 15 नवंबर 1885 ईस्वी को सौराष्ट्र के वित्तल नामक स्थान में हुआ था। इनका जन्म 15 नवंबर 1885 को सौराष्ट्र के वित्तल नामक स्थान में हुआ था। उनका असली नाम गिरिजा शंकर बधेका था। उनका असल नाम क्या था? गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वे गीजू के नाम से ही प्रसिद्ध थे। उसका असल नाम गिरिजा शंकर बधेका था, लेकिन वो गीजू के नाम से बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान के कारण लोग उन्हें मिछाई माँ अर्थात मूँछों वाली माँ भी कहते थे और बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो भी योगदान दिया उसके कारण क्या हुआ, उनका नाम मुछाई माँ, मतलब सब उनको मूँछों वाली माँ कहते थे। छोटे बच्चों की शिक्षा की नई दिशा देने में इनका अत्यधिक योगदान रहा और छोटे बच्चों की शिक्षा में इसका ज़्यादा योगदान रहा। उन्होंने अपनी संस्था में हरिजनों को प्रवेश दिया और बारदौली सत्याग्रह के समय लोगों की सहायता के लिए, और एक बारदौली सत्याग्रह होता है जिसमें उन्होंने लोगों की सहायता करने के लिए बच्चों को वानर सेना संगठित किया। वानर सेना बच्चों को बनाकर उसको भेजा गया। गीजू भाई बधेका द्वारा रचित दीवा स्वप्न पुस्तक के अनुसार शिक्षा, और गीजू भाई बधेका जो थे वो एक किताब लिखे थे जिसका नाम था दीवा स्वप्न। उसके हिसाब से शिक्षा क्या था? तो उसके हिसाब से शिक्षा था कि प्राथमिक शिक्षा जगत के लिए नवाचार शैक्षणिक प्रयोगों का एक छोटा सा दस्तावेज है। ये शैक्षणिक प्रयोग शिक्षा के स्तर पर वस्तु के ज्ञान के स्थान पर आत्मज्ञान की प्रक्रिया को महत्व देते हुए सृजनात्मकता के नए आयामों को प्रस्तुत करते। सृजनात्मकता होता है कि बच्चे क्या होते हैं कि एक नई चीज़ों को खुद से सीखते हैं, नई चीज़ें करके सीखते हैं, उसी को कहते हैं सृजनात्मकता। कोई भी नई चीज़ या नया काम करना या नया चीज़ सीखना, उसी को कहते हैं। शिक्षण प्रधान शिक्षा के स्थान पर बाल केंद्रित शिक्षा को महत्व दिया है, जिसके अंतर्गत बालक की रुचि,
क्षमता आवश्यकता के अनुरूप ही शिक्षण प्रक्रिया का स्वरूप निर्धारित किया जा सकता है। और मॉन्टेसरी ने भी यही कहा था कि बच्चों को जो शिक्षा देनी चाहिए वो उसके रुचि, उसकी आवश्यकता, क्षमता के अनुरूप देना चाहिए। और भाई का भी यही कहना था कि बच्चों को शिक्षा जो है वो उनकी रुचि, क्षमता पे देना चाहिए। गिजू भाई के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो जिस शिक्षा से बच्चे स्वयं सीखे, जहाँ शिक्षक बस एक, और इस गिजू भाई के अनुसार था कि पाठ्यक्रम में ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक बस एक मार्गदर्शक हो, वो बस दिखाए और बच्चे क्या वो खुद से करें, क्योंकि खुद से किया हुआ चीज़ वो बच्चे जल्दी अपने अंदर डेवलप करते हैं, वो जल्दी सीखते हैं। उसके रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 ईस्वी को एक बांग्ला परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर और माता का शारदा देवी था। रविन्द्रनाथ टैगोर ज़्यादातर लोगों को मेरे ख्याल से तो ये जानते ही होंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को, जिनका जन्म कब हुआ था, 7 मई 1861 ईस्वी को एक बांग्ला परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और इनकी माता का नाम शारदा देवी था। ये एक महान कवि थे और बचपन से ही ये कविताएं और कहानियाँ लिखने का बड़ा शौक़ था इनको। ये क्या थे, रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे वो एक महान कवि थे, बचपन से ही कविताएं कहानी लिखने का बहुत शौक़ था। ये 7 मई 1861 को एक बांग्ला परिवार में पैदा हुए थे और इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर, माता का नाम शारदा देवी था। रविन्द्रनाथ के मन और आत्मा की लिखी गई रचनाओं और उनकी प्रसिद्धि के कारण गुरुदेव के नाम से जाने जाते थे। रविन्द्रनाथ टैगोर को किस नाम से जाना जाता था, गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। क्यों? क्योंकि उनके मन और जो आत्मा से वो लिखी गई उनकी जो रचना थी, उनकी जो प्रसिद्ध जो भी कवि सब थे, उनके वजह से इनको गुरुदेव के नाम से जाना जाता था। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन इन्हीं के द्वारा बांग्ला भाषा में लिखा गया था। और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा ही लिखा गया, लेकिन बांग्ला भाषा में। रविन्द्रनाथ के अनुसार शिक्षा क्या थी, तो बालक का सार्वजनिक विकास करना। सार्वजनिक विकास का मतलब होता है कि पूरा विकास, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक हो या संज्ञानात्मक हो, हर विकास को ही हम बोलते हैं। बालक को प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे उन्हें आनंद का अनुभव हो, और बच्चे को प्राकृतिक से जोड़कर प्राकृतिक वातावरण में शिक्षा देनी चाहिए। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। शिक्षा का माध्यम जो है वो मातृभाषा होना चाहिए, मदर टंग होना चाहिए। प्रत्येक शिक्षार्थी में संगीत, चित्रकला व अभिनय की योग्यता होनी चाहिए। शिक्षा को गतिशील एवं सजीव बनाने के लिए सामाजिक जीवन से संबंध जोड़ना चाहिए। रविन्द्रनाथ के अनुसार पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, तो पाठ्यक्रम को इतना विस्तृत होना चाहिए कि बालक जीवन के सभी पक्षों का विकास हो सके। इन्होंने लिखा है कि सर्वोच्च शिक्षा वही है जो संपूर्ण सृष्टि से हमारे जीवन का सामंजस्य स्थापित करे। ज्योतिबा फूले, इनका पूरा नाम ज्योतिराव गोविंदराव फूले था। इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 ईस्वी को पुणे में महाराष्ट्र के एक माली परिवार में हुआ था। माली परिवार में होता, इसको पढ़ाने की ललक थी, इसलिए इन्होंने पिता को कहा और उनके पिता ने क्या किया कि पाठशाला में भेजा था, मगर सर्वोन्न के विरोध ने उन्हें स्कूल में वापस बुलाने पर मजबूर कर दिया। शायद यही कारण रहा कि उन्होंने वंचित वर्ग की भलाई के लिए शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का फैसला किया। 1 जनवरी 1848 को उन्होंने पुणे में एक बालिका विद्यालय की स्थापना कर दी। 15 मई 1848 को पुणे की अछूत बस्ती में लड़के लड़कियों के लिए भारत के इतिहास में पहली बार विद्यालय की स्थापना की। थोड़े ही समय में उन्होंने पुणे और उसके पार्श्ववर्ती इलाकों में 18 स्कूल स्थापित कर डाले। 19 अक्टूबर 1882 को हंटर आयोग के समक्ष उन्होंने बयान दिया। कब? 19 अक्टूबर 1882 को किसके आयोग में? हंटर आयोग के समक्ष में उन्होंने बयान दिया था। उन्होंने सबसे पहले 1 जनवरी 1848 को पुणे में एक बालिका विद्यालय का स्थापना की। फिर उन्होंने 15 मई 1848 को क्या किया कि अछूत बस्ती में लड़के लड़कियों के लिए भारत में सबसे पहले इतिहास रचा और सबसे पहले उन्होंने विद्यालय की स्थापना की। उसके बाद उन्होंने ऐसे करते करते 18 स्कूलों की स्थापना की।